नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है अध्यक्ष की रेस। कौन होगा फिर इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर को देखिए तो आप समझ जाएंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व चल रहा है। ये पर्व खत्म होते ही मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पिछले कई दिनों से सियासी हलकों में बीजेपी जिला अध्यक्षों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म नजर आया। कहा जा रहा था कि करीब 10 जिलों में दिग्गजों के चलते जिला अध्यक्ष पर पेच फंसा है, लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक के बाद माना जा रहा है कि सारी गांठें खुल चुकी हैं। जल्दी चेहरे भी सामने आ जाएंगे। 50% जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम सामने आते ही प्रदेश अध्यक्ष की रेस शुरू हो जाएगी। इस रेस में कई धुरंधरों के नाम शामिल हैं। शुरू हुई रेस, कौन होगा फेस? वीडी शर्मा का दावा सबसे मजबूत, रिपीट हो सकते हैं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष। नरोत्तम मिश्रा का नाम भी रेस में आगे। न्यू ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष हैं नरोत्तम मिश्रा। हेमंत खंडेलवाल के नाम की चर्चा। बीजेपी विधायक और वरिष्ठ नेता हैं खंडेलवाल। अर्चना चिटनीस भी हो सकती हैं प्रदेश अध्यक्ष। चिटनीस को पद देकर बीजेपी खेल सकती है महिला कार्ड। अरविंद भदौरिया भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार। पूर्व मंत्री और संगठन में पकड़ वाले नेता हैं भदौरिया। पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी रेस में। वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री हैं बृजेंद्र सिंह। नाम तो कई हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण में जो फिट बैठेगा उसी को मिलेगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पारदर्शी संगठन पर्व पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। वर्तमान में जिला संगठन पर्व अपने पूरे शिखर पर है और बहुत जल्दी जिला अध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णता की ओर आएगी और उसके बाद निश्चित ही प्रदेश अध्यक्ष संगठन पर्व की ओर हमारा संगठन बढ़ेगा। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री और एक लंबे समय से जो मध्य प्रदेश का जुड़ाव रहा है, वे स्वयं इसके चुनाव अधिकारी हैं। बीजेपी का संगठन पर्व और अध्यक्ष वैसे तो पूरी तरह आंतरिक मामला है, लेकिन कांग्रेस इसको भी अपने चश्मे से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह से मारामारी हो रही है, जिलों से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल, जिस तरह से जो है पर्चियां एकत्रित की जा रही हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भयंकर ज्वालामुखी फटा हुआ है और कभी भी जो है इसमें जो भगोड़े कांग्रेसी और भाजपाइयों के बीच में मल्ल युद्ध हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा का दौर जारी है। नेता दिल्ली दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं। समीकरण साधने की हर संभव कोशिश हो रही है। जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद गेम पूरी तरह केंद्र के पाले में होगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान 10 जनवरी के बाद कभी भी आ सकते हैं। अनुभवी नेताओं को तरजीह मिलेगी या केंद्र के कद्दावर नेता नया चेहरा देकर प्रदेश अध्यक्ष में भी चौंकाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अध्यक्ष की रेस जारी है। कौन फेस होगा, ये तय करना केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है अध्यक्ष का रेस, कौन होगा फिर। लेकिन अध्यक्ष की रेस में तमाम सारे नाम तो आप देख रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी है ये। कई बार जिन नामों की चर्चा होती है वो दिखाई नहीं देते, कोई नया नाम भी सामने आ जाता है। पर जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग ये तय भी कर चुकी है कि कौन होगा अगला प्रदेश का अध्यक्ष। उस पर चर्चा भी हो चुकी होगी, क्योंकि अब बहुत समय नहीं बचा। जिला अध्यक्ष के चुनावों की चर्चा चल रही है और ऐसा कहा जा सकता है कि आज या कल जिला अध्यक्ष की सूची भी आ जाएगी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की रेस बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगी। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो रहने ही वाले हैं, पर कुछ और नाम भी जुड़ जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कौन होगा प्रदेश का अगला अध्यक्ष, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहेंगे। जिला अध्यक्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद की रेस, कौन होगा पार्टी का नया अध्यक्ष। क्या जातिगत समीकरणों के हिसाब से तय होगा नया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। नेताओं कार्यकर्ताओं से सामंजस्य अध्यक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा।
ये भी सही बात है कि चुनौती बहुत बड़ी होगी, क्योंकि वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हैं और जिनके नेतृत्व में जिस तरह के झंडे गाड़े गए, जिस तरह से नया इतिहास रचा गया है, इसीलिए उनको शुभंकर अध्यक्ष कहा जाता है। तो जो भी नया अध्यक्ष आएगा, क्या वी.डी. शर्मा फिर एक बार आगे बढ़ेंगे या कुछ और चेहरे होंगे, और जो होंगे उनके पास कितनी बड़ी चुनौती होगी, आज इसी को समझते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी है, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और ब्रज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ब्रज गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, जब आप किसी स्थान पर पहुंच जाए और भारतीय जनता पार्टी को इस शिखर पर पहुंचा दे, हालांकि बीजेपी को कोई पहुंचाता नहीं है, बीजेपी का संगठन ही कुछ इस तरह होता है कि वो अपने आप काम करता है, लेकिन फिर भी जिसके पास कप्तानी होती है, जिसके पास जिम्मा होता है, वो तो अपना काम करता है, और वी.डी. शर्मा ने किया है। बिल्कुल जाहिर है कि अब जब नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, कहा जा रहा है 10 तारीख के आसपास धर्मेंद्र प्रधान पहुंच रहे हैं, जिनको चुनाव के प्रभारी बनाया गया। क्या देख रहा है, जो रेस में फेस हम दिखा रहे हैं वही या कुछ और? देखिए, जो भी हो फेस, लेकिन इसमें 2-3 क्राइटेरिया है मनोज जी, जिनका ध्यान पार्टी जरूर रखेगी। सबसे पहला है सोशल इंजीनियरिंग, जिसका ध्यान बहुत रखना होगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना है अब राजनीति में और कांग्रेस जिस तरह के मुद्दे उठा रही, तो सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ा फैक्टर होगा। अगर ब्राह्मण हैं अभी अध्यक्ष और ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, तो बहुत संभावना है कि एक सवर्ण वर्ग के आदमी को लाया जाए अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि आपके डिप्टी सीएम एक ब्राह्मण हैं और एक एससी वर्ग से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष राजपूत हैं। तो ये समीकरण अभी जो है वो बड़ा परफेक्ट है। तो हो सकता है कि वी.डी. शर्मा को कोई ब्राह्मण ही रिप्लेस करे, एक संभावना ये बनती है। लेकिन अगर जो अंबेडकर को लेकर मुद्दे उठे हैं, तो हो सकता है एससी एसटी वर्ग से कोई आए, ये भी हो सकता है, लेकिन क्राइटेरिया यही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, जिस तरह से महिलाओं का सपोर्ट मिला है बीजेपी को पिछले दोनों चुनाव में, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो कोई महिला वर्ग से भी हो सकता है। और अर्चना चिटनिस इसमें चॉइस हो सकती है, क्योंकि वो काफ़ी वरिष्ठ हैं और उनको मंत्रिमंडल में भी नहीं लिया गया था। तो ये कुल मिलाकर ये चीज़ें हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है मनोज जी, खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, कि सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने की क्षमता किसकी है। और जो वी.डी. शर्मा ने बहुत अच्छे से करके दिखाया, क्योंकि जब 2020 में जो स्थिति बनी, जब बहुत बड़ा माइग्रेशन कांग्रेस से बीजेपी में हुआ और जो संगठन के हालात बने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर प्रदेश स्तर तक, उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया वी.डी. शर्मा ने। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभी वो स्थितियाँ शांत हो गई हैं। अभी भी प्रदेशों में आपने अभी जो चुनाव चल रहे हैं संगठन स्तर के, उसमें जिला अध्यक्ष हो चाहे मंडल अध्यक्ष हो, उसमें आपने देखा काफ़ी मतभेद दिखे। तो एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी स्थितियाँ संगठन के लिहाज से, क्योंकि पार्टी भी बड़ी हुई है और ख़ासतौर से दूसरे दलों से जो लोग आए हैं और बहुत सारे वरिष्ठ नेता, मतलब कुल मिला के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाकर एक नई लाइन खड़ी की गई बीजेपी की तरफ से, 20 साल बाद एक फेस के तौर पर नया कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ भी कोई ऐसा चेहरा देखने को मिल सकता है, जैसे मोहन यादव एक प्रकार से चौंकाया था बीजेपी ने जी, तो यहाँ भी वो चौंका सकती है क्या? तो ये सब चीज़ों के बीच से ही कोई चेहरा निकल कर आएगा। जी मनोज जी, बिल्कुल, और ये तो समझना भी होगा। लेकिन एक से एक चेहरे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इतना बड़ा अनुभव है उनके पास, लगातार मंत्री रहे हैं, और जब जब ऐसी स्थितियाँ बनी हैं तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जाइए संभालिए इसको। इसी तरह हम अरविंद भदौरिया की बात करें, जिनके पास संगठन का लंबा एक अनुभव है, या फिर हेमंत खंडेलवाल जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, तो नाम तो बहुत है। ब्रजेंद्र लोया जी से समझते हैं। ब्रजगोपाल जी, क्या कहें, क्योंकि अभी तो जिला अध्यक्ष की सूची आने की बात कही जा रही है, कभी भी किसी भी पल आ सकती है। जाहिर है उसके बाद अगला जो आपका संगठन का सबसे बड़ा काम है वो यही होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन। तो कब तक देखे नया प्रदेश अध्यक्ष, या फिर वी.डी. शर्मा जी? नहीं, देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है जब हम 65,000 से ज्यादा बूथ के कार्यकर्ताओं की राय को जिले के स्तर तक ले आते हैं, और अब जिले से प्रदेश में पहुंचना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरी बात, इसका हमेशा समीक्षा होती है कि उसमें किस तरह से हम प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे। तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं, आप सबके कार्यकाल को अगर देखेंगे तो उन्होंने पार्टी को एक अलग स्तर पर पहुंचाया है। और अभी जब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का संगठन देश में आदर्श संगठनों में से एक संगठन बनने का काम हुआ है। जिस तरह से बूथ तक का डिजिटलाइजेशन हुआ है, और
बूथ तक का चुनाव संपन्न करा, ये अपने आप में अद्भुत घटना है और आश्चर्यजनक भी है। और जिस तरह उनके नेतृत्व में हमने चुनाव जीते हैं, तो पिछले लगातार आप अध्यक्षों के कार्यकाल देखेंगे तो उपलब्धिपूर्ण है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हो, और साथ में कार्यकर्ता जो हमारी पूंजी है, वो पूंजी किसी भी तरह हमसे छिटके ना, इसके बनाए रखने की जो जिम्मेवारी होती है, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। और वो चुनौती को उठाने का सामर्थ्य भारतीय जनता पार्टी में, हमें बड़ा गर्व होता है जी। कि 50 ऐसे नेता हैं कि वो जिम्मेवारी को उठा सकते हैं। हाँ, हम उस तरह के दल नहीं है जहां निर्णय परिवारों को करना है। हमारे यहाँ तो निर्णय भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता दोनों की राय महत्वपूर्ण होगी, और उनकी राय के आधार पर यह तय होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा। हाँ, मगर इतना जरूर जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जिन 65,000 बूथों तक 11 लोगों की कार्यकारिणी बनने का काम इस काल में हुआ है, इसमें और भी ज्यादा विस्तार होगा। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उसी विस्तार के आधार पर कि आखिर किसने संगठन में बेहतर काम किया, 65,000 बूथ तक कौन पहुंचा बीडी शर्मा के अलावा, और किस तरह, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है बीजेपी में। सुधीर शर्मा जी, बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, आप यही कहेंगे कि वो उनका निजी मामला है, लेकिन सवाल क्यों उठा रही कांग्रेस? कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारी चीजें चल रही। देखिए, जो संगठन जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेस की बात कर रहे हैं। तो फेस की बात अगर कही जाए तो मैं ये समझता हूँ, जिस पार्टी में, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे छोटे भाई लोहिया जी ने कहा कि हमारे लोकतंत्र पूरी तरह से है पार्टी में, इस लोकतंत्र वाली पार्टी में पर्ची से तो मुख्यमंत्री निकलता है, सरकार भी आयातित कांग्रेस के पहुंचे हुए लोगों की मंत्रिमंडल में शामिल होने से सरकार चल रही है। प्रवक्ताओं की बात करें तो बहुत सारे प्रवक्ता कांग्रेस से जाके भाजपा में शामिल हुए हैं। इनने मंडल अध्यक्ष की सूची जारी की तो उसमें निरस्त करनी पड़ी, इतना विवाद हुआ। अब जिला अध्यक्ष की 5 तारीख की घोषणा की थी कि हम जारी कर देंगे, आज 6 तारीख हो गई, अभी तक नहीं हो पाई है। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जाकर बैठ चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्होंने अपना इवेंट बनाने के लिए दूसरी पार्टियों से आयतित लोगों को अपनी पार्टी में भरा। अब वैसे वो भ्रष्टाचारी हुआ करते थे, लेकिन इनके यहाँ एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि कोई भी आ जाए वॉशिंग मशीन धुले और वो साफ हो जाए। लेकिन ये अपने लोगों के लिए कोई मशीन ऐसी नहीं बनाई इन्होंने। जैसे जगदीश देवड़ा जी डिप्टी सीएम है, उनके बेटे पर आरोप आया कि भाई वो सेंट्रल पार्क मामले में उसका नाम आ गया है तो उसको नहीं धो पा रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिस पर ये जवाब नहीं दे पाते। इनसे अगर पूछा जाए कि सौरभ शर्मा के नाम से जो मिली इतनी सारी सोने की खदान एक तरह से और इतने करोड़ों रुपए, ये किसके हैं, तो जवाब नहीं है। इनसे अगर पूछा जाए वो लाल डायरी कहाँ है, उसमें किस किस के नाम है, इस पर भी जवाब नहीं देना चाहते। बस ये छोटी छोटी चीज़ें करके मीडिया की सुर्खियों में रहना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से सगल बन चुका है। और जनता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग जी इस बात की मांग करते हैं इनसे कि ये अपनी मीडिया की सुर्खियों में रहने के बजाय जनता की सुविधाओं पर अगर ध्यान देते, शहर में नगर में नाम बदलने की राजनीति से परे जनता के कल्याण के लिए काम करते, किसानों के कल्याण के लिए काम करते, तो बात समझ में आती। अभी तो संगठन उनका है, लेकिन हम चर्चा संगठन में कर रहे हैं। जनता के साथ जो प्रॉब्लम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कोई एक फेज नहीं है, बहुत सारे फेज पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये भी तो एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन जनता को इससे क्या लेना देना। जनता तो ये जानती है कि सरकार बनी हुई है, उसे फायदा मिलना चाहिए। किसान ये चाहते हैं कि हमें डीएपी मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक और संघ है, भारतीय राष्ट्रीय किसान संघ, वो किसान संघ भी आंदोलित है। क्यों आंदोलित है आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब एक ही जगह रिमोट कंट्रोल है आरएसएस के पास, और इन दोनों की मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय किसान संघ हो, दोनों की मातृ संस्था है आरएसएस। और मैं ये समझता हूँ दोनों जब आपस में सरकार के विरुद्ध खड़े हैं तो कैसे मान लिया जाए कि ये 65,000 बूथों तक पहुंच गए होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहेंगे कि फिर आपकी सूचियां भी दिखाएंगे, मुझे लगता है ब्रजगोपाल लोहिया जी। मैं लौटता हूँ आप तरफ शैलेंद्र जी से समझता हूँ। शैलेंद्र जी, जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं ये सब वही नाम है जिन्होंने वास्तव में अपने अपने तरीके से अलग तरह का काम किया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि 163 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी ये भी मानकर चलती कि जिस तरह का मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, 65,000 बूथों तक पहुंचने की बात ब्रजगोपाल जी कर रहे हैं। क्या संगठन के सामने ये सब भी एक नई तरह की चुनौतियां होंगी, क्योंकि इतने बड़े संगठन को लेकर चलना, और दूसरा आयाती जो कांग्रेस कह रही है, तो ये भी इसमें असर डालेगा कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष होगा कौन। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी खासतौर से मध्य प्रदेश का संगठन ने काम किया है,
तो जो भी नया अध्यक्ष आएगा उसके सामने ये सब चुनौतियां तो रहेगी, और ये ज़रूर देखा जाएगा कि वो किस तरह से मैनेज करता है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और गुजरात, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो मध्य प्रदेश और गुजरात बीजेपी के लिए उदाहरण रहे हैं पूरे देश में, और यहाँ से पार्टी ने हर राज्य में यहाँ के मॉडलों को अपनाया है, चाहे गुजरात हो, और संगठन के तौर पे तो खास तौर से मध्य प्रदेश का अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें मनोज जी, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से लेकर अभी तक की जैसे जो भी अध्यक्ष हुए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी छाप छोड़ी जिसको राष्ट्रीय संगठन ने भी अपनाया, चाहे प्रभात झा हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे नंद कुमार चौहान हो, चाहे राकेश सिंह हो। हम पूरा इनका देखें तो कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि है जिसको कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसको अपनाया है राष्ट्रीय संगठन। तो जो भी अध्यक्ष आएगा वो क्योंकि ये सारे अध्यक्षों ने बहुत बड़ी लाइन छोड़ी है आने वाले अध्यक्ष के लिए, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन है यहाँ पर, जिस तरह से व्यवस्थित खासतौर से वी.डी. शर्मा के कार्यकाल में हुआ है, तो ये इसको भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर, और देखिए अब 29 के लिए जा रही है बीजेपी, अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो संगठन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि एक लीडरशिप जो है वो अब शायद अगर 29 में वो लीडरशिप ना दिखे तो नेतृत्व में अगर परिवर्तन होता है तो उसका असर संगठन पे बहुत आता है। तो बीजेपी इस तैयारी में भी है, तो उस तैयारी का असर प्रदेश अध्यक्ष पे भी दिखेगा। और मनोज जी एक बात और, जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होना है और प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना है, तो सोशल इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और जिस तरह से दलित सियासत हो रही है, दलितों को लेकर सियासत हो रही थी, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष में से आपको कोई दलित भी देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि और भी प्रदेशों में अध्यक्ष चुने जाने हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का संगठन जरूर ध्यान रखेगा, और मध्य प्रदेश पर तो सारे देश की नज़र होगी संगठन के लिहाज से। जी हाँ, और मध्य प्रदेश इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जिस तरह का एक प्रतिसाद यहाँ की जनता के बीच जाकर संगठन देता रहा, तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाए। ब्रजगोपाल जी, आयातीत शब्दों की बात कर रहे थे स्वदेश जी, तो ये बात सच है कि इन मुद्दों पर चर्चा तो हुई है पार्टी के भीतर भी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कौन किसका खास है, क्योंकि ये बीजेपी में कहना उचित नहीं होता है, बाद में जो सामने आ जाता है वो सबका हो जाता है, लेकिन कई बार मन में जो दिखता है वो होता नहीं है, और इस तरह की चीज़ें इस समय चर्चा में बनी रहती है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। क्या इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चुनौती तो यही है सबसे बड़ी। देखिए, दो शब्दों का प्रयोग हुआ। अभी भूपेंद्र गुप्ता जी को जब आप सुना रहे थे तो वो भगोड़े कांग्रेसी कह रहे थे, और स्वदेश भाई साहब कह रहे हैं कि आयातित नेता हैं। तो अभी तो कांग्रेस उसको तय नहीं कर पाई है, परंतु जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका, उसके सम्मान की और उसके योग्यता के अनुसार उसको कहां पहुंचाना है ये पार्टी का संगठन तय करेगा। क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि वो कहां से आया है, किस तरह से आया है। एक बार यदि वो ये घोषणा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा श्रेष्ठ विचारधारा है और मैं उस विचारधारा से जुड़ चुका हूं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो व्यक्तियों के निकटता की बात है, निश्चित है, देखिए राजनीति में कोई ना कोई किसी ना किसी नेता के आसपास होता है, ये सत्य है, परंतु वो सिर्फ उसी के आश्रय होता है, ये कांग्रेस का सत्य है। भारतीय जनता पार्टी में उसकी योग्यता, उसका राजनीतिक उपयोग, ये सब के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। एक बात और है कि स्वदेश भाई साहब को देखिए, आप समझिए इस बात को कि उनको मामले को कहां-कहां घुमाना पड़ा, वो संगठन पे चर्चा नहीं कर सके, और यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की उपलब्धि है मनोज जी, कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे उंगली नहीं उठती है, कांग्रेस नहीं उठाती है। और जिस तरह 1317 से ज्यादा मंडल अध्यक्षों का चुनाव हमने करवा लिया और जिला अध्यक्षों की भी सूची जारी होने वाली है, परंतु कोई असंतोष नहीं उभरा है। तो कांग्रेस ने केवल अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की थी, उसमें क्या असंतोष उभरा और कितने उसमें से इस्तीफे हुए। और एक बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस को रहा कि प्रदेश में पदाधिकारी बनने की भी किसी ने किसी को बधाई तक नहीं दी, ये कांग्रेस का सत्य। तो देखिए, ये दोनों हैं जो हमेशा हम कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस है, हम तो वो दिखाई देता है। और इतना बड़ा काम करने का मादा मैं नहीं समझता हूं कि आज देश में किसी राजनीतिक दल में है कि वो अपने हर बूथ तक चुनाव प्रक्रिया को पहुंचा रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, इसको और आगे बढ़ाने का काम प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद और आगे बढ़ाने का काम। ठीक है, गड़े चलो बड़े चलो को सभाऊ ठाकरे कहते थे, वो कह रहे हैं हम उसी लाइन पर आगे बढ़ते रहेंगे स्वदेश जी। लेकिन आपके यहाँ तो सूची आती है और सूची आते के साथ बवाल हो जाता। 2-3 दिन पहले एक प्रवक्ताओं की सूची भी आई और फिर पता लगा कि प्रवक्ता की सूची आई, थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है कि साहब ये सूची नहीं है, इसको रोका जाता है।
तो जवाब तो ये भी है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में यही फर्क है, इसीलिए आपके नेता भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से है तो वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। सच बात यह है कि माननीय जीतू पटवारी जी जिस दिन से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, आपने देखा होगा और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि सत्ता के विरुद्ध कभी भी बाई इलेक्शन हुए हैं असेंबली के, तो बाई इलेक्शन विपक्ष जीत नहीं पाता है। 2 ही चुनाव हुए, इन 2 चुनाव में एक कांग्रेस ने जीता और इनके कैबिनेट मंत्री को हराया। दूसरा चुनाव जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र था, उसमें हमने 90,000 वोट कवर किए, मतलब अंतर 8-10 हज़ार पर रह गया, जबकि 1 लाख तक 1.25 लाख तक होता था। कुल मिला के माननीय जीतू पटवारी जी अविरल 18 घंटे लगातार बहने वाले धारा हैं और वो काम कर रहे हैं और काम का रिजल्ट बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। विधानसभा कार्यकारिणी की बात करें तो ये सब सराय मशवरा से बनती हैं। अगर उसमें कभी कोई व्यक्ति छूट जाए तो उसे जोड़ना माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का काम है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है कि कार्यकारिणी आई और उसको किसी ने बधाई नहीं दी। अरे भाई आप बधाई दे दो, हम तो आपको बधाई देते हैं। आपने बीजेपी का दर्द बयां किया तो उनके पास तो प्रमाण है। बीजेपी तो दुखी है, परेशान है। हमने हमारे भी बहुत मित्र हैं, जैसे ब्रजगोपाल लोहिया जी मेरे छोटे भाई हैं। देखा आपने लाइव में बड़े भाई के संबोधित करते हैं, मैं छोटे भाई की तरह करता हूं, हम दोनों में आपस में प्रेम है। तो हमने इनके दर्द को, इनकी तकलीफ को महसूस किया है। नहीं अभी तक ये कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर होते ब्रजगोपाल लोहिया, अगर ये आए तो कांग्रेसियों से भाजपा भरी न होती तो ब्रजगोपाल लोहिया का ओहदा बहुत कुछ अलग दर्शाता, अभी अलग कुछ अलग दिखाता। लेकिन वो सब क्या करें, नेतृत्व जो चाहता है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, वो पर्ची बोल लीजिए ब्रजगोपाल जी, बोल लीजिए। प्रेम अलग हो सकता है, परंतु स्वदेशी आप जानते हैं कि राजनीति में वो प्रेम नहीं होता। राजनीति में अपने तरीके से संगठन काम करता है। मगर मैं एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहता हूं कि मेरे साथ हमेशा पार्टी ने न्याय किया है। मैंने जब जो चाहा है पार्टी मेरे साथ खड़ी रही है। अभी जो बात हो रही थी कि आपकी किस तरह सूचियां आती हैं और रुक जाती हैं, और एक बात जिसके लिए मैंने रोका था वो ये था कि आप कह रहे हैं जीतू पटवारी जी मेहनत कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष बनने के बाद 1 लोकसभा सीट अब ज्यादा हार गए और 1 विधानसभा क्षेत्र और हार गए। उस समय तुरंत बने थे, लेकिन जब उन्होंने फील्ड में काम किया, जब मेरे लोहिया जी मेरे भाई, तो बाई इलेक्शन हुए हैं, दोनों पर प्रतिष्ठा लगी थी पूरी सरकार की, और इसमें एक कांग्रेस ने जीता, दूसरे में हम जीतने के कगार पर पहुंचे, 1.25 लाख वोट हमने कवर किए। कुल मिला के ये दर्शा दिया कि माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार हिल रही है। वो जान रही है कि रोज एक नया मुद्दा उठाते हैं और आज भी दौरे पर है वो कभी घर में बैठे नहीं रहते। पहले आपने बहुत तरह की बातें कही, लेकिन जीतू पटवारी जी एक ऐसे मेहनती व्यक्ति का नाम है जो कभी भी घर में बैठे नहीं रहते। हर रोज उनका किसी न किसी जिला मुख्यालय में होगा या किसी ब्लॉक में होगा, कहीं भी होगा, लेकिन गढ़े चले जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में आपको परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। चलिए आने वाले परिणाम दिखाई देंगे। और मुझे लगता है ये मतलब होता है कमलनाथ जी और अरुण यादव जी का में उतना काम करने की क्षमता नहीं थी, ये कहना चाह रहे थे। चलिए ठीक है, लेकिन आपको ये कुछ भी लगा लीजिए। चलिए आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि युवा अध्यक्ष है SLN जी, भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस के पास भी जीतू पटवारी। ये तो सच है कि बाई इलेक्शन हुए तो चुनाव तो जीते हैं, इस बुद्धि में भी जो जीत का अंतर है वो कम हुआ है। तो ये सब चीजें भी मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ का। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, आधी आबादी की बात बीजेपी बहुत कर रही है, और जिस रेस में हम देख रहे हैं अर्चना चिटनिस का नाम भी हो सकता है, कोई और महिला का नाम हो जो हम रेस में आगे नहीं ला पाए हो या हमारी जानकारी में ना हो, तो क्या ये भी एक सिरा होगा? हाँ, एक तीर से 2 निशाने कर साध सकती है बीजेपी। सामान्य वर्ग से भी आती हैं वो और महिला भी हैं, और ऐसे कुछ समीकरण का पार्टी जरूर ध्यान रखेगी। और आप ये बात भी सही बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खास तौर पर जैसे कांग्रेस को अगर हम देखें बीजेपी के सामने, तो संगठन उन्होंने कोशिश की है एकदम नए दोनों फेस लाकर, चाहे पटवारी हो चाहे सिंगार हो, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि नए तरीके से कांग्रेस में काम हो रहा है। तो बीजेपी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि ऐसा कोई अध्यक्ष आए जो संगठन, बीजेपी का संगठन काफ़ी मजबूत है कांग्रेस से, उसमें कोई 2 मत नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना और मजबूत करना निश्चित रूप से जिसकी क्षमता होगी उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। और ये इन 3-4 क्राइटेरिया जो हम बात कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग हो, चाहे नेतृत्व क्षमता हो, चाहे सत्ता और संगठन के साथ तालमेल की बात हो, मुझे सबसे महत्वपूर्ण
बिंदु जो लगता है मनोज जी, वो सत्ता और सरकार और संगठन में समन्वय बनाने की स्थिति जो बीजेपी की है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है मध्य प्रदेश में। जो ज़रूरत है मेरे ख्याल से संगठन में आज, और जो वी.डी. शर्मा ने वो उसको बड़े अच्छे से साधा था, तो ये बात जरूर ध्यान में रखी जाएगी और ऐसा व्यक्ति होगा जो समन्वय बैठा सके। जी बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चुनौती भी होगी नए अध्यक्ष के सामने कि आखिर समन्वय बिठाने वाला वो कौन सा चेहरा होगा। जिन चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें कोई किसी से कम नहीं है। हो सकता है इन्हीं चेहरों में से कोई एक नया चेहरा अगला प्रदेश अध्यक्ष बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कहा कुछ जाता है, हो कुछ जाता है, तो होगा क्या, इंतजार कीजिएगा। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, शैलेंद्र जी, स्वदेश जी, ब्रजेश जी।